वो जीतनराम मांझी तो बाबा साहब को भगवान मानते हैं। आपने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में राजनीति करने नहीं देंगे, है ना। और स्पेशली आप हो सकता है कई बार ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के खासकर चमारों को बिहार की जो दलित राजनीति है अम्बेडकरवाद को फॉलो नहीं करती। लेकिन नेता को तो आना चाहिए पूरे साल सड़क पे ना। हम लोग हैं। अब ऐसे आप ये कहेंगे तो फिर तो बहन जी बहुत अच्छी है। आपको टिकट नहीं मिला आज़ाद समाज पार्टी से, छोड़ दी, भीम आर्मी छोड़ दी और अपना अलग पार्टी बना ली। आरजेडी के साथ जाएंगे, हो सकता है चुनाव में आप गठबंधन कर लें। कि दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार कोई कर रहा है, शोषण की घटनाएं हो रही है, उसमें राजद समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। यदि भीम आर्मी आपको ये ऑफ़र देती है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, या आपको ये ऑफ़र देती है कि आज़ाद समाज पार्टी का सर्वे सर्वा आप बन जाइए, तो क्या ऐसा कुछ है आपके मन में कि आप दोबारा आ सकते हैं? देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन? मायावती या चंद्रशेखर? बिहार के युवा नेता कौन? चिराग पासवान, तेजस्वी या मनोज भारती? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जनता पत्रिका। आज हमारे साथ हैं मनोज कुमार भारती जी, समतामूलक समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इन्होंने अपना शक्ति दिखाया है, पंचायत चुनाव में देखने को मिला है। भीम आर्मी के प्रभारी रह चुके हैं बिहार प्रदेश के। मनोज कुमार भारती जी ने बहुजन आंदोलन, अम्बेडकरवादी आंदोलन को बिहार में किस तरीके से ज़िंदा रखा है। क्योंकि आप देखते हैं बिहार के अंदर जो जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी हो या अपोजिशन पार्टी हो, या अपोजिशन या रूलिंग पार्टी के सपोर्ट में जो पार्टियां हैं, चाहे जो बाहर से समर्थन कर रही हो या अंदर से समर्थन कर रही हो, बाबा साहब का नाम लेने से भी कतराते हैं। और बिहार में जो दलित वोटर हैं वो ऐसा लगता है जैसे बंधुआ हो गया है कि वो जाए तो जाए कहाँ। आरजेडी में जाएगा, नीतीश कुमार के साथ जाएगा, मांझी के साथ जाएगा, लेकिन उस दलित को, उसके अधिकार को और उसके साथ हो रहे शोषण को उनको एहसास दिलाने के लिए बिहार में समतामूलक समाज पार्टी का गठन इन्होंने किया। सर, जनता पत्रिका पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। बहुजन समाज पार्टी भी अम्बेडकरवादी पार्टी है, भीम आर्मी भी अम्बेडकरवादी है, और आरजेडी भी कहती है कि मैं सामाजिक न्याय की पार्टी है। तो आप एक अलग पार्टी बना करके मतलब कैसे, क्या है? देखिए, कथनी और करनी में बहुत अंतर होता है, और जहाँ तक हम अपने आप को तुलना बहुजन समाज पार्टी और भीम आर्मी से नहीं करता हूँ, चूँकि बिहार एक राज्य है और भारतीय संविधान के अनुसार संघीय शासन प्रणाली है और दो सरकार होती है, एक केंद्र की, एक राज्य की। मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बहुजन समाज पार्टी आज तक बिहार में अपने नेतृत्व नहीं दे पाई। कमोबेश भीम आर्मी का यही हाल है। वो उत्तर प्रदेश के ही लोग पर निर्भर करता है बिहार की राजनीति। जो नहीं, तो ऐसे उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर करते हैं, ठीक है। तो आप बिहार में आप नेता बन सकते थे बीएसपी में रह के, जैसे बीजेपी है, तो बीजेपी बिहार में नेता तैयार करती है, कांग्रेस भी नेता तैयार कर रही है, तो आप भी एक चेहरा हो सकते थे बीएसपी का। हो सकते थे, पर जो पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व होती है वो चाहेंगे तब ना। तो हमें, देखिए, मैं किसी को शिकायत नहीं करना चाहता, पर कहीं न कहीं ये दिक्कत ये दोनों खेमे में है, दोनों संगठनों में है कि राष्ट्रीय कमेटी के लोग नहीं चाहते कि बिहार में कोई नेतृत्व पैदा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 40 साल में आज तक बहुजन समाज पार्टी में ये कह रहे हैं, तो एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि ये बहन जी नहीं चाहती है कि बिहार में बीएसपी आगे बढ़े, ऐसा कह रहे हैं। मान सकते हैं आप, ऐसा भी मान सकते हैं, ऐसा भी व्याख्या कर सकते हैं। मैं एक सबूत के तौर पे, एक तथ्य के साथ में बोल रहा हूँ कि 40 साल में आज तक हमने कभी नहीं सुना है कि ये बहुजन समाज पार्टी का मुख्यमंत्री का उम्मीदवार है। और सिर्फ उत्तर प्रदेश में सुना हूँ कि वहाँ मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। और
अब जो बिहार की जितनी पार्टियां हैं उनको तो अम्बेडकर साहब से कोई लेना देना नहीं है, तो उनके हाथ में अगर मास्टर चाबी चल भी गई तो वो जो वंचित समाज है उसके विकास के लिए दरवाज़ा नहीं खोल पाएगा। ठीक आप है। ये कह रहे हैं कि जैसे बिहार में अम्बेडकरवादी पार्टी या नेता नहीं है, तो जीतन राम मांझी तो बाबा साहब को भगवान मानते हैं, कह रहे वो मेरे भगवान हैं, और वो खुलेआम वो कह रहे चाहे मुझे फांसी पे लटका दो, मैं बाबा साहब को मानूंगा और बाबा साहब के धर्म को मानूंगा। मैं अभी आपको बताया कि कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। उनसे पूछिए कि बाबा साहब के जन्मस्थली पर कभी गए हैं, लेकिन हाल ही फिलहाल में वो पुष्कर मंदिर और वैष्णो देवी धाम करके आए हैं वो, अच्छा, तो ये आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा अंतर है? वो बोलते हैं सिर्फ बहुजन वोट को खुश करने के लिए, पर अंदर से पक्का मनुवादी समर्थक हैं। मैं सबूत के तौर पर बोल रहा हूँ, जाइए उनसे पूछिए। अच्छा, मांझी जी मनुवादी समर्थक। हाँ हैं। अभी मैं कह रहा हूँ कि बड़े बड़े टिक्का लेके पूरे परिवार के साथ विष्णु देवी धाम और ऊंचा मतलब चंदा दे के आए हैं, दान दे के आए हैं। तो मैं कैसे मान लूँ? मैं कैसे मान लूँ कि बाबा साहब को मानते हैं? लेकिन राजनीति है, तो राजनीति में वोट लेने के लिए शायद ऐसा किए हो। नहीं, वोट लेने के लिए नहीं, वो संकट दूर करने के लिए, संकट हरने के लिए वहाँ गए थे। अच्छा, कोई वहाँ चुनाव में थोड़ा गए हैं वो कि पब्लिक के साथ गए, पूरे परिवार के साथ गए हैं वो संकट दूर करने के लिए। उनको शायद कुछ बुखार उखार लग रहा है, उसको दूर करने के लिए। तो ये अंधविश्वासी लोग हैं, और बाबा साहब के आदमी अंधविश्वासी नहीं होता है। लेकिन आपके ऊपर ये आरोप लगता है, आप थोड़ा सा आक्रामक बोलते हैं क्षेत्रवाद को लेकर के। आपने कई बार कहा कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में राजनीति करने नहीं देंगे, है ना, और स्पेशली आप हो सकता है कई बार ये भी आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश के खासकर चमारों को, ऐसा आरोप लगाया गया। और आप पे ये भी आरोप है कि आप बिहार में चमारवाद कर रहे हैं, और आप जो पासवान की पार्टी है उससे अलग रविदास को आप भड़का रहे हैं ताकि आपकी राजनीतिक रोटी सेक सके। देखिए, ये आरोप है, पर आरोप लगाने वाला साबित नहीं कर सकता है ये बात को। बात रही कि उत्तर प्रदेश के लोगों को बिहार में राजनीति नहीं करने देंगे, ये मैं नहीं, ये तो भारतीय संविधान कहती है ना कि बिहार के राज्य के राजनीति करने के लिए बिहार के निवासी बनना होगा। अगर मनोज भारती को उत्तर प्रदेश में विधायक बनना है या मुख्यमंत्री बनना है तो हमको वहाँ के निवासी बनना होगा। अगर हम जाके उत्तर प्रदेश के राजनीति करें और वहाँ के निवासी ना बने तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा है। उसी तरह से अगर बिहार के उत्तर प्रदेश के लोग आने के बिहार में राजनीति करते हैं और यहाँ को वोटर नहीं बनते हैं तो वहाँ बिहार के लोगों के साथ धोखा है। आप और बात रही लोक जनशक्ति पार्टी का कि वो पसमान समाज का है और चमार को भड़का रहे हैं। 6 टिकट उनको मिलता है लोकसभा में, अपने परिवार के सिवा किसी दूसरे पसमान को भी दिए हैं। चमार छोड़िए ना, मांझी छोड़िए और रजक छोड़िए, वो अपने परिवार के सिवा किसी को आज तक टिकट दिए हैं? तो उनके पास तो कोई है ही नहीं, तो हम भड़काएंगे किनको? वो तो एक परिवार की पार्टी है। लेकिन आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मतलब पूरे देश का आप पार्टी चलाएंगे। चंद्रशेखर मायावती ये भी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो आप कह रहे हैं कि ये यूपी वाले बिहार में राजनीति नहीं करेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष से तो पूरे देश में वो राजनीति करेंगे, तो आप क्यों रोकना चाहते हैं? नहीं, वो केंद्र की राजनीति कर सकते हैं। भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ 2 सरकारी है, तो उनकी पार्टी क्या बिहार में राजनीति नहीं कर सकती? नहीं, वो करे, पर नेतृत्व तो नहीं ना दे रहे हैं, नेतृत्व नहीं दे रहे हैं। जैसे प्रदेश अध्यक्ष बना रखें, प्रभारी बना रखें। नहीं, तो मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि उनको बिहार से भगा दूंगा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनके संगठन को मैं मारपीट के भगा दूंगा, ऐसा नहीं है। हमने अपनी राजनीति यहाँ शुरुआत की है। अब उनको ये लगता है कि इनको बनने से हमारी संगठन को है वो बिहार में जगह नहीं मिलेगा, तो ये हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। लेकिन मैं ये तथ्य के साथ बोल रहा हूँ कि जब तक नेतृत्वकर्ता नहीं होगा बिहार का, तो उत्तर प्रदेश के लोग कैसे कर लेंगे? वो नहीं ना कर सकते हैं यहाँ। अगर उनकी पार्टी होगी तो नेतृत्वकर्ता तो बिहार का ही होगा, कि इन्हीं को तो देना होगा ना, तो वो नहीं दे रहे हैं। आपकी पार्टी की एक स्लोगन है, उसकी तारीफ होती है, कई लोगों से हमने भी सुना है कि महान भारत की जय।
अक्सर ये देखा जाता है कि जो बहुजन समाज की जो पार्टियां होती है वो भारत पे राजनीति नहीं करती, मतलब राष्ट्रवाद पे राजनीति नहीं करती है। और राष्ट्रवाद पे राजनीति नहीं करना मतलब आप बिल्कुल पिछले पायदान पे हैं। और आपने पार्टी में स्लोगन जोड़ दिया, महान भारत की जय। आप जय भीम के साथ महान भारत की जय लगाते हैं, तो ये राष्ट्रवाद की राजनीति है या फिर ऐसे ही मतलब लगा दी? देखिए, ये राष्ट्रवाद की राजनीति है और मनुवाद जिस तरह से भारत को विखंडित करते हैं उसका जवाब भी है। आप देखते होंगे कि भारत को सिर्फ माता कहता है। जैसे कि हम किताब पढ़ते हैं तो इसमें बहुत से ब्राह्मण राइटर ने लिखा है कि ये जो मनुवादी जो नस्ल हैं वो भारत का नहीं है, वो यूरेशियन है। देखते हुए कि बहुत सा जाके लोगों को बोलते हैं कि तुम भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोलो। क्यों? भारत महान बोलने में क्या लगता है? भारत महान था, भारत महान रहेगा। लगभग 2 साल हो गया पार्टी बनाए हुए, तो कहाँ है आपकी पार्टी? लोग ढूंढते हैं कि समता मूलिक समाज पार्टी कहाँ है, तो आप किस तरीके से काम कर रहे हैं? हम लोग अभी संगठन पे काम कर रहे हैं। हम लोग, हमारी पार्टी का लोगो नारा है अपन गांव अपन माटी, समता मूलक समाज पार्टी। तो हम लोग अपने गांव को अभी संगठित रूप से, चूँकि पार्टी तो चुनाव में नज़र आएगी ना, अच्छा, अभी तो चुनाव हमने लड़ा नहीं है। लेकिन नेता को तो आना चाहिए पूरे साल सड़क पे ना। हम लोग हैं। अब ऐसे आप ये कहेंगे तो फिर तो बहन जी बहुत अच्छी है, चुनाव में नज़र आती हैं। अभी हम लोग 2-4 मुद्दे को हम लोगों ने लड़ा है। आप कमलाकांत डीएसपी बलात्कार कांड जो है उसको हम लोगों ने ज़ोर से उठाई। आपको आरा में अगले साल होली में गैंगरेप की मामला हुआ था जिसमें एसपी वहाँ का गलत असेसमेंट दिया था, उसकी लड़ाई हम लोगों ने लड़ा। अभी सुधीर कुमार जो आईएएस रैंक के लोग थे उनकी एफआईआर नहीं ले रहे थे, तो हम लोग पटना के धरती पर उतरे, है ना। ऐसे कई भी मुद्दे हैं और हम लोग अभी लगातार मुद्दे उठाने वाले हैं। वहाँ का बिहार में जो अनुसूचित आयोग अभी जो भंग चल रही है कई वर्षों से, उसको गठित करने के लिए, और दूसरा आरक्षण के मुद्दे पर लेके हम लोग अब रोड पे आएंगे। और जो हम लोग ने संगठन को जो संगठित किया है वो ताकत दिखेगी। हम लोग अगस्त से हम लोग इस आंदोलन में आएंगे। कई लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपको 2020 चुनाव, विधानसभा के चुनाव में बिहार में टिकट नहीं दिया, तो आपने आज़ाद समाज पार्टी छोड़ दी, भीम आर्मी छोड़ दी और अपना अलग पार्टी बना ली। देखिए, ये जो आरोप लगाने वाले होंगे उनको पॉलिटिकल रूप से नॉलेज नहीं होगा। हम टिकट मांगने वालों में से नहीं थे आज़ाद समाज पार्टी में, हम तो खुद टिकट बांटने वाले में से थे। तो टिकट बांटने वाला ही चुनाव ना लड़े, ये तो संभव ही नहीं है। तो आज बता दीजिए जनता पत्रिका पे कि क्यों छोड़े थे, चुनाव के बीच में ही क्यों गायब हो गए थे? देखिए, मुद्दा था गठबंधन का, मुद्दा था बिहार का नेतृत्व का। क्योंकि जब तक बिहार में नेतृत्व डेवलप नहीं होगा तब तक आप कोई लड़ाई नहीं लड़ सकते। कंधे पर बंदूक रख के कितने लड़िएगा आप बिहार में। तो हमारा ये डिमांड था कि बिहार का नेतृत्व खुद होना चाहिए, पर निराशा हाथ लगी। तब हमको लगा कि भाई जब बिहार हमारी राज्य है तो क्यों मैं संघर्ष ना करूं। हम दूसरे के पास जो जाके बोलते हैं कि नेतृत्वकर्ता पैदा करो पैदा करो, तो बिना संघर्ष के तो होता नहीं है, तो संघर्ष मैं खुद ही कर लेता हूं। तो हमको लगा कि हमें पार्टी बना के उन लोगों को भी साबित करना होगा जिनको लगता है कि बिहार में कोई नेतृत्व करने लायक ही नहीं है, यहाँ की दलित महिलाएं ऐसा बच्चा पैदा नहीं किया है जो नेतृत्व कर सके। तो उनको भी जवाब दिया जाए कि बिहार क्रांतिकारी की धरती है और यहाँ एक एक माँ के बच्चे जो पैदा गर्भ में ही क्रांति फैलता है, और एक क्रांति पर जब खड़ा होता है तो देश ही नहीं पूरी दुनिया हिलती है। आरजेडी गोतिया है और बीजेपी से वैचारिक मतभेद है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके अंदर कहीं ना कहीं ये सॉफ्ट कॉर्नर है कि आप आरजेडी के साथ जाएंगे। हो सकता है चुनाव में आप गठबंधन कर लें, लेकिन अभी मैंने पिछले 1 साल से देखा है, जब से चुनाव के बाद भी, कि दलितों के ऊपर सबसे ज़्यादा अगर अत्याचार कोई कर रहा है, शोषण की घटनाएं हो रही है, उसमें राजद समर्थक बहुत ज़्यादा हैं। तो आप किस आधार पे गठबंधन करेंगे? देखिए, हमने जो कहा है कि आरजेडी गोतिया है और बीजेपी हमारा वैचारिक दुश्मन है।
तो एक बिहार में कहावत है, गोतिया जैसन हित ना और गोतिया जैसन दुश्मन ना। गोतिया इस माने में कि विचारधारा से वो अलग नहीं है और भारत के मूल निवासी के आधार पे भी वो अलग हमसे नहीं है, लेकिन गोतिया है तो अगर बंटवारा में, अगर हिस्सेदारी में या तो लड़ाई में अगर आमना सामना होगा तो वो सबसे बड़ी दुश्मनी वाली भी लड़ाई लड़ी जाएगी। बिहार में जो दलित अत्याचार जो बढ़ा है उसका एक कारण ये भी कहा जा रहा है कि बिहार में SC/ST आयोग को ख़त्म कर दिया, पिछले 7-8 साल से कोई नहीं है। ये भी एक कारण है कि उस पर अंकुश नहीं लगाया जा रहा है। और दूसरा सबसे बड़ा कारण ये है कि बिहार के कोई भी दलित मुद्दे पे पटना में नीतीश कुमार के सामने आंखों से आंख मिला कर के बात नहीं कर रहा है। तो शायद मुख्यमंत्री को ये भी लग रहा है कि यहाँ तो सब कुछ ठीक है, सुशासन चल रही है, तो लेकिन घटनाएं तो हो ही रही है। तो आप लोग जब मुद्दे पे सामने नहीं आएंगे और आयोग भी नहीं है तो जो आम जनता है वो तो उसके साथ तो हो ही रहा है। देखिए, इसमें तो दोषी वो जो NDA के लोग हैं, चाहे जीताराम मांझी हो चाहे चिराग पासवान जी हो, जो मान्यता प्राप्त अभी हैं, नेता स्थापित हैं, वो अभी तो कोई एक नीतीश जी का हनुमान बने हुए हैं और एक मोदी जी का हनुमान बने हुए हैं। और जब भी शोषण होगा तो सरकार के विरुद्ध ही आवाज़ उठाई जाएगी। यदि भीम आर्मी आपको ये ऑफ़र देती है कि आपको प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है, या आपको ये ऑफ़र देती है कि आज़ाद समाज पार्टी का सर्वा आप बन जाइए, तो क्या ऐसा कुछ है आपके मन में कि आप दोबारा आ सकते हैं? नहीं, हम प्रलोभन में जाने वाले नहीं हैं। पहला कि हमारा भाई हो चाहे हमारा दुश्मन हो, अगर कोई हमें प्रलोभन देता है किसी पद का, पैसा का, तो हम उसे अपना दुश्मन मानेंगे या तो उसको हम दुष्ट विचार मानेंगे, नकारात्मक शक्ति उसको मानेंगे। ऐसी होती नहीं। अगर कोई ऐसा प्रस्ताव लेके आएगा तो हम पहले ही उसको ठुकरा देंगे, क्योंकि हमारा मार्ग अलग है। हम अब संघर्ष में हैं, हम खुद संघर्ष करना जानते हैं। अच्छा, देश का सबसे बड़ा दलित नेता कौन, मायावती या चंद्रशेखर? प्रधानमंत्री कैंडिडेट दोनों में से कौन है? नहीं, नेता कौन है? जो कैंडिडेट बन के आएंगे उनको मान लूँगा। कैंडिडेट तो कोई नहीं है, बहन जी तो कहती है। फिर क्षेत्र के नेता हैं, फिर क्षेत्र के नेता। अगर कोई प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, वो बताएं कि हम देश में, पूरे देश में हम अपनी पार्टी को चुनाव लड़ेंगे, हम प्रधानमंत्री कैंडिडेट हैं, तो उनको मान लेंगे कि देश का बीएसपी तो राष्ट्रीय पार्टी है, बहन जी आवाज़ उठाती है। अरे पार्टी राष्ट्रीय है ना, वो खुद तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के चुनाव लड़ रही है ना। चंद्रशेखर भाई भी देखिए राजस्थान जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, अच्छा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अरे वो ऐसे तो राजरत्न है तो इंग्लैंड में भी जाकर धरना देते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय नेता मान लो उनको। घूमने से नहीं होगा, घूमने से क्या होगा? आप लड़ाई लड़ रहे हैं प्रधानमंत्री की या नहीं? आप लड़ेंगे विधानसभा के, लड़ेंगे जोगी जी के खिलाफ, हार जाएंगे तो कहेंगे प्रधानमंत्री का, मुख्यमंत्री हार गए तो कहेंगे नेक्स्ट PM। तो ये मान लें हम। बिहार के युवा नेता कौन, चिराग पासवान, तेजस्वी या मनोज भारती? अगर कागज़ से देखेंगे तो भाई हम बीच का हैं। हमसे बड़ा चिराग हैं, उसके बाद मैं, उसके बाद तेजस्वी है। उम्र के हिसाब से नहीं, लड़ने वाला, समाज के लिए संघर्ष करने वाला कौन है? ये तो मैं गरज के बोलूँगा, सीना ठोक के बोलूँगा। अच्छा, कि अगर युवा की बात हो रही है तो गांधी मैदान में आ जाएं। मैं हूँ। वो लोग तो संसाधन के बीच पैदा हुए हैं ना, तो राजनीति शायद मजबूरी उनकी है, अपने पिताजी की विरासत बताने के लिए, इसलिए राजनीति कर रहे हैं। दलित और बहुजन नेताओं में ऐसा कहा जाता है कि आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे रामदास अठावले, उदित राज और ऐसे कई ऐसे जीताराम मांझी, ये सभी लोग राजनीति तो करते हैं बहुजन समाज दलित के नाम पे, लेकिन वो आगे जाते जाते वो अपने परिवार और खुद के लिए सेटल हो जाते। बाकी उनका जो कार्यकर्ता है, पदाधिकारी हैं, वो सिर्फ झंडा धोते रहेंगे। तो क्या मनोज भारती सिर्फ अपना भविष्य बनाने के लिए काम कर रहे हैं? देखिए, अगर हमें अपना भविष्य बनाने की खाली लड़ाई होती तो बहुत ही आसान मार्ग था दूसरे नेता को चपलूसी कर लेना, दूसरे के दरवाजे पर जाके गिरा लेना, कांग्रेस RJD
भाजपा जेडीयू उनके दरवाजे पर अगर हमारा जैसा आदमी चला जाए तो टिकट तुरंत दे देंगे वो आसान मार्ग था। पर मैं लड़ाई अपने लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि बिहार में मैं अपने समाज को शासक बनाऊँ, बाबा साहब के सिद्धांत वाली यहाँ एक सरकार हो जो सत्ता की मास्टर चाबी से वो ऐसे समाज के लिए बंद दरवाजे खोले जाए जिनको लिए सदियों से बंद है। आपकी पार्टी में सभी लोगों का स्वागत है या ऐसा 85-15 वाली सिस्टम? देखिए, संविधान में तो ऐसा कहा गया है कि किसी को जात के आधार पे आप रोक नहीं सकते हैं, धर्म के आधार पर रोक नहीं सकते हैं। पर फिलहाल अभी हम दलित अति पिछड़े को लेके हम लोग चल रहे हैं। जो शोषित है वो सामाजिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी और आर्थिक रूप से भी, और अमूमन करें धार्मिक रूप से भी, ये शोषित लोग हैं, इन्हीं को हम लोग के चल रहे हैं। और लोकतंत्र में भाई सभी को राजनीति करने का, संघ करने का, संघ बनाने का अधिकार है। तो बनाई जाती है कोई नीति सिद्धांत पे ही ना। तो हमारी सिद्धांत यही है दलित और अति पिछड़ा, जिससे पहले से ही ये घोषित कर दिया जा चुका है कि अति पिछड़ा है और दलित है। यानी संवैधानिक रूप से ये कहा जा रहा है कि आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से वंचित है। उसी को हम मजबूत करने के लिए संगठन बनाया हूँ, बाकी और लोगों के लिए नहीं।